स्थापक कोचिंग की सदस्य। जब हमने कोचिंग डाला तो ये लोग उस समय के स्टूडेंट थे हमारे, और अभी जो कल रिजल्ट आया रात को 12 बजे उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है और ये अब मध्य प्रदेश में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, इनका अभी और इंटरव्यू है और अभी इनका जो मेंस है, लगातार ही मेंस दी, सबसे स्ट्रगल इन लोगों ने किया। ये एक तुम्हारे लिए ना एक शिक्षक है, एक पाठ है, एक आदर्श है, कैसे लगातार संघर्ष करने के बाद आप सोचो 2019 का रिजल्ट अभी आया, नहीं तो सेलेक्ट उस टाइम की थी ये लोग। और इन लोग खूब परेशान हुई, खूब घबराई और खूब रोया कोचिंग में आकर के कि सर कुछ नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा कहता था सब कुछ होगा, बस लगे रहो। और मैं फिर कह रहा हूँ, पीएससी सब कुछ देती है और सबको देती है, बस लेने वाला चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, सिविल सर्विसेज की एक बड़ी विशेषता है, किसी को निराश करके नहीं भेजती है। आप लगे रहो क्योंकि लिमिटेड सीट है, इसलिए इस बार आपकी बारी, अगली बार आपकी बारी। बीना उसका जीता जागता उदाहरण है। आप बीना से बात करिए, बीना सतना की हैं और सबसे ज़्यादा तैयारी रीवा सतना के बच्चे ही करते हैं पीएससी में। और बीना और अपनी यहाँ से एक और लड़की हुई है जिनेंद्री, जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हो गई हैं, वो भी आपको शाम को मिलेंगी मिलने, उनको भी हमने आ रही हूँ मिलने। तो अभी तुम लोग बीना से बात करो आज, ठीक है? मुझसे तो रोज़ बातें करते हो। चलो। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम वीणा पयासी है, सतना से हूँ मैं बेसिकली। 2018 में मैंने पीएससी 17 में दिया था पहला प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, फिर 18 का दिया, फिर 18 में मेंस लिखा मैंने, एक स्टेप आगे बढ़ी, फिर मेंस रुक गया, थोड़े मार्जिन से रुका पर रुका, है ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा सा गौर से समझें कि कहाँ करना और कितना करना है। फिर 19 आया, अब 19 का एक लंबा पीरियड रहा, सब लोग जानते हैं उसका केस क्या हुआ था। पर बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हम सुनते भी हैं, टॉपर्स को सुनते हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी पे जन्मजात प्रतिभा होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे लेकर के जाती है। मैं अपने आप में कोई प्रतिभा नहीं मानती हूँ, सिर्फ हाँ ये है कि मैं जो काम करूँगी उसमें मैं अपनी जितनी क्षमता होगी वो उतना दे दूँगी। उसके बाद परिणाम कुछ भी होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज यहाँ पे खड़ी हूँ, सबका आशीर्वाद मिला मुझे, मेरी मेहनत तो थी ही। अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, जैसे पाई चार्ट बनाते होंगे आप लोग, उस पाई चार्ट में अगर मुझे परसेंटेज बांटना हो तो मैं 20% अपनी मेहनत को दूंगी, बाकी सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सब कुछ था मेरे साथ। जो लोग मिले वो बहुत अच्छे मिले। शुरुआत में मैं जब 18 में आई तो मुझे सर मिले। सर का एक नहीं होता, जब मैं पहली बार सर की क्लास में बैठी थी तो मुझे नहीं पता था कि सर उस क्षेत्र के हैं, फिर बाद में पता चला सर की रीवा के हैं। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, वो कनेक्शन हुआ। क्योंकि यहाँ पे आए थे तो किसी को नहीं जानते थे, पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी, इंदौर आई थी, कोचिंग का नाम सुना था मैंने, उसी में एडमिशन ले लिया। 2.5 महीने का बैच था, पढ़ा लिखा। वो 2.5 महीने मतलब हम लोग की 11-11 घंटे की क्लास होती थी सर, मतलब क्योंकि वो 2.5 महीने में हमको पूरा सिलेबस कवर करवाना था। तो 2.5 घंटे मतलब 11 घंटे हम कोचिंग में बैठते थे। उसके बाद आप सोचिए कि कितना पढ़ पाते होंगे, और अचानक से इतना। पर उस टाइम पे भी मैंने मेहनत की तो 15-20 नंबर से रह गया था उस बार। तो वो एक पॉजिटिव उसको मैंने लिया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि 2.5 महीना मैं इतनी मेहनत करके ला सकती हूँ, तो मैं अगर मेहनत करूँगी तो मिलेगा। मैं नहीं कहती कि सब कुछ मिला मुझे, है ना, हो सकता है मैं और पाने की कोशिश करूँ, और चाह भी है मेरी अभी जो जर्नी है वो रुकी नहीं है। पर जितना मैंने किया अभी तक उसका प्रतिफल मुझे मिला। आप लोग से बस यही कहूँगी, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई विकल्प नहीं है, कोई आपके दिमाग में कोई भटकाव नहीं हो। अगर आपको कुछ भी भटका रहा है तो वो आपके लिए वर्तमान में सबसे बड़ा घातक वही है। दोस्त बनाइए ऐसे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें, क्योंकि ये जो फेज होता है ना, इसमें आप अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, कई बार लगेगा कि अरे बाकी लोग से तो हम बेहतर हैं, है ना। कि जब मैं ऐसे लोगों से मिलती थी जिनका प्री नहीं निकल रहा, तो उनके सामने मुझे लगता था मैं ठीक हूँ अगर मैं परेशान। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों के सामने होती थी जो मतलब मेरे से कम उम्र के हैं, जैसे कोई 24 साल 25 साल का और सिलेक्शन ले रहा है, तो मुझे लगता था कि हम कहाँ हैं, मतलब हमारे देखिए एक उम्र के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ नया नहीं सीखते हैं आप, है ना। सबको लेकर के मैं बात कर रही हूँ।
तो आप उस चीज़ को बस सस्टेन करके चलिए, मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, घर वालों का भरोसा मत तोड़िए, यहाँ आकर के भटकिए मत। और कोई कुछ कहने लायक नहीं हूँ मैं, और बाकी सबका आशीर्वाद, सबको सफलता मिलेगी। थैंक यू। तुम लोग कुछ बीना से बात करना चाहे, तुम्हें कुछ डाउट है, पूछना है, कुछ पूछो, अपनी क्यूरियोसिटी कुछ है तो। अरे ऐसी बातें वहाँ बैठ के ऐसी बात बातें करो। कर लो। अगर ये लग रहा है कि यहाँ बैठ के नहीं पूछ सकते, तो मैं वहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि कोई अंतर नहीं है वहाँ में और यहाँ में, बस ये है। आके मैंने आपको यहाँ लेकर के लेके आई। रात 12 बजे रिजल्ट आया, उसके पहले की बीना और उसके बाद की बीना में कुछ अंतर है सर। बीना की सोच और बीना के बारे में समाज की सोच। मैं रोज कहता हूँ ना तुम लोग को क्लास में कि एक पतली सी लाइन है, इस लाइन के पीछे जब रहते हो और उस लाइन के बाद जब आप चले जाते हो, यही दिखाता है ये मेहनत का परिणाम है आपकी। और आज इसको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हमारा 6 साल बर्बाद हो गया, 5 साल बर्बाद हो गया। और जो लोग इनको आगे लग रहे होंगे अपने, आज वो सब बराबर हो गए। तो गिव अप नहीं करना है। इस फील्ड में आपको जल्दी नहीं मचानी है। कुछ लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों का टाइम लगता है, लेकिन ये मेरा अनुभव रहा है। इन लोग तो शायद शहर से पढ़ी नहीं होंगी, मैं तो एकदम टिपिकल गांव से पढ़ के आया था, जहाँ 12वीं तक टेबल कुर्सी ही नहीं थी। सर मैं एक चीज़ और, हाँ सर ने जैसा बोला, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल, गांव के स्कूल से की है, जहाँ पे जैसा कि सर ने बताया कि बैठने के लिए वो टाट होती है ना, वो भी नहीं होती थी, है ना। हम बोरी लेकर के जाते थे अपने साथ और बिछा करके बैठते थे। हाँ, ये सांप हमने भी किया है। तो वो घर से बोरी लेके जाते थे हम बैठने के लिए, ठीक है। तो देखो, जब हम तैयारी करने आते हैं ना इतनी छोटी जगह से, तो निश्चित रूप से 2 साल 3 साल हमको अपना फाउंडेशन बनाने में लगता है, क्योंकि हमारा 12 साल तक तो दिमाग तो सुन्न हो चुका है। अब उस दिमाग को जब हम जगा रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम लगता है। गिव अप नहीं करना है। गिव अप जिसने नहीं किया है उसने ज़िंदगी में जरूर, मेरा ये आज तक का अनुभव रहा है कि मैंने जितने बच्चों को पढ़ाए हैं, आज मुझे सब सेलेक्टेड दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो सब लोग सेलेक्टेड दिखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस लगे रहना है अपनी मेहनत पर, आपको लगातार प्रयास करना है। बीना, और अभी जो शाम को एक आ रही है हमारी क्लास की, वो भी है जिनेंद्री, उसने तो 4-5 बार इंटरव्यू दिया है। सोचो, MPPSC का लास्ट ईयर हालांकि सेलेक्टेड हो गई है वो, और वो GST डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनी है। अब इस बार उनका सहायक संचालक में सिलेक्शन हो गया है। उनसे मिलना, वो लड़की 5-6 बार इंटरव्यू देने के बाद लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई, इस बार देखो फिर, और अभी देखना उसको लगातार इंटरव्यू देने। इससे क्या मिल रहा है कि एक बार आपका तैयारी हो गया, उसके बाद PSC फिर आपको रोज बुलाती है, आओ आओ, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, और कुछ? हाँ मैम नहीं, वीणा बोलो, है ना। कोई मैम नहीं हूँ मैं यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, जो इतना बड़ा ये मेंस का सिलेबस है, इसको 3 महीने में कैसे मतलब कवर किया जाए? देखिए मेंस जो है वो 3 महीने का नहीं होता। आपकी जो भी स्कूल एजुकेशन रही है, हाँ हम उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते कि हमको आगे चल के मेंस लिखना है ना। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो मैंने पहले पढ़ा है ना, वही उसी को हमको कम करके और यहाँ पे पढ़ना है। 3 महीना बहुत होता है, 1 महीने में मेंस लिखे हैं लोग, है ना। और वो मेंस लिखने वाले सेलेक्ट हुए। जब मैं 2.5 महीने थे मेरे पास, 18 में आई थी मैंने वो 2.5 महीने में मुझे असेन मिश्रा सर की एक बात याद है, जो वहाँ पे डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला था कि मतलब वो ऐसी बात करते हैं फ्रेंडली, बोले देख वीणा, यहाँ पे लड़के 1.5 महीना में भी निकालते हैं और यहाँ पे लड़के 4 साल 5 साल में भी नहीं निकालते। तो ये तू डिसाइड कर कि तेरे को 1.5 महीना में निकालना है, किस कैटेगरी में आना है तेरे को, कि तेरे को अभी 4-5 साल यहाँ पे रहना है। अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल हुए, है ना, रही मैं यहाँ पे। पर वो चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टिक कर गई थी कि मुझे 2.5 महीना या 1.5 महीना जो भी मिला है, तो उसमें मुझे और 100% दिया। और वही जो 10-15 नंबर का जो मार्जिन था, जो मुझे इंटरव्यू तक नहीं लेके गया, वो नंबर मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि अगर 2.5 महीने में एक ऐसी लड़की जिसने मतलब जाने नहीं कि प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस क्या है, प्री का तो ऐसे ही चले गए थे, तो कोचिंग थी तो बैठ गए, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दिया, लूसेंट एकदम रट डाले, एक तरफ से MP रट डाले, जो था मतलब उसको समझा और उसको पढ़ा। यहाँ है तो पता चला कि मेंस का 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर के ये सब्जेक्ट्स होते हैं, हर की अलग अलग डिमांड होती है। एक इथिक्स भी होता है, फिर ऐसे भी होता है, ठीक है।
तो उस चीज़ को, लेकिन मैंने उन चीज़ों को लेकर के मतलब हार नहीं मानी कि यार पहला है मेरा या कुछ भी नहीं होता है पहला, सबका पहला है सबका आखिरी। क्या पता किसी का पहला उसका आखिरी बन जाए। कोई जानता है क्या? कोई किसी ने नहीं देखा ना कि कॉपी कौन चेक करता है, कैसे चेक करता है। हम तो एक जो हाइपोथेसिस है उसके बेस पे चल रहे हैं कि अगर ऐसा लिखेंगे तो नंबर मिलता है ना, जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल थी। तो वही चीज़ मैंने किया। एक मेरे साथ दोस्त थी दीक्षा पटेल सर, नायब तहसीलदार। उस लड़की मतलब मेरे से उम्र में बहुत कम थी। उस लड़की जब अंडर एज थी, मतलब उसका एज नहीं हुआ था, तब भी उसने एक मेंस लिखा था। उस समय शायद ऐसा कुछ था कि मार्कशीट नहीं लगा सकते थे, फॉर्म भर सकते थे। तो वो जब 20 साल की थी तब उसने मेंस क्वालिफाई कर लिया था, पर वो इंटरव्यू पे नहीं गई थी। ये शायद मेंस लिखा था शायद उसने, नंबर भी ठीक ठाक जैसा उसने बताया था। तो उसका सपोर्ट मुझे मिला क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी, लिखने उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। तो मैंने मतलब अपने बीच में से ऐसे सर्कल आप ढूंढिए कि जहाँ पे आपको बैठने से आपके अंदर कुछ पॉजिटिव जाए, है ना। तो मैंने उसका साथ किया, उसने भी मुझे सपोर्ट किया, मैंने भी उसको, मैं जितना कर सकती थी अपने स्तर पर किया, ठीक है। उसका वो रहा, उसी स्ट्रेटजी को मैंने आगे फॉलो किया। मेरा मेंस नहीं निकला, उसका निकल गया, नायब तहसीलदार हो गई वो, वर्तमान में छिंदवाड़ा में है शायद, ठीक है। लेकिन मैंने उसकी वो स्ट्रेटजी को त्यागा नहीं कभी कि जैसे वो पढ़ती। तो उससे मैंने सीखा कि पढ़ना कैसे है मेंस, है ना, कैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ऐसा क्या करना है कि जो हम 15 दिन में या जितना भी टाइम मुझे मिले उतने में मैं रिवाइज़ कर लूँ पूरा पेपर। ऐसा क्या करूँ कि पेपर के एक दिन बाद जो कंटिन्यू पेपर होते हैं उसमें कौन सी चीज़ें मुझे पढ़ के जानी है ना। मेरे हंसते भी थे लोग, मेरे 5 से 6 पेज में पूरा पेपर कवर हो जाता था। मतलब इतना छोटा लिखती थी मैं कि सिर्फ मैं पढ़ पाऊँ और कोई नहीं पढ़ पाए। तो वो जो एक होती ना मनोवैज्ञानिक स्थिति की, जब हम कोई किताब उठाते हैं, कोई नोट्स उठाते हैं, इतना मोटा है हम देख के परेशान हो जाते हैं और इतना बड़ा कैसे करेंगे। लेकिन जब वही चीज़, उतनी ही चीज़ जब आपकी 4 से 5 पेज में आ जाती है तो आपको लगता है वो खिलवाड़ लगता है, उठाए पढ़े चले गए, है ना। बहुत लोग कहते थे कि रट्टा मार के जाती, हाँ जाते हैं रट्टा मार के, तो हमारी यही कैपेसिटी है भाई, हाँ है रट्टू, है ना। तो आप अपनी सुविधा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कोशिश करिए कि कुछ पेपर्स के बना लीजिए, जैसे सेकेंड और थर्ड, है ना। फर्स्ट का सफिशिएंट टाइम है, हम देते भी हैं, करीब 1 हफ्ता पहले से पढ़ने लगते हैं। अभी 22 का होगा आप लोग का, 22 का है मेंस किसी का? नहीं, ये तो सभी अभी नहीं है, तभी सब फ्रेश है सर। हाँ। अरे तब तो बढ़िया, एकदम क्रीम बच्चे हो यार, कुछ भी नहीं है दिमाग में कचड़ा है ना, सब अच्छा होगा। मेहनत का विकल्प कुछ मत रखिएगा। और एक चीज़, हाँ, इस फील्ड पे आए हो तो थोड़ा पेशेंस लेकर के चलना, ठीक है। ये मत सोचना कि एक प्री नहीं निकला, एक मेंस नहीं निकला, बहुत उत्साहित हो गए। परिवार में इतना विश्वास बना के रखो कि आपके माता पिता वो ये ना कहें कि चलो तुमसे नहीं होगा तो तुम आ जाओ। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना और उनको दिखता है कि मेरा बच्चे बच्ची मेहनत करते हैं तो वो आपसे और अटैच होते हैं। मेरे साथ तो ये होता था कि मैं हफ्ते पर बात नहीं करती थी घर में, अभी भी नहीं करती हूँ। पर अब मैंने समझा कि मतलब मेरा बात न करना मेरे माता पिता के साथ भी नकारात्मक उनके हेल्थ पे भी जा रहा है। तो मैं धीरे धीरे करने लगी कि एक वो समाज और रिश्तेदारी थोड़ा सा ये समझ लीजिए, प्रेशर सबका होगा, ठीक है। जैसे मेरे साथ होता था कि मेरे कम उम्र की लड़कियों की शादी हो गई, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़की होती है वो अगर 26 से 27 साल उम्र हो गई है उसकी, तो वो फिर उसका बहुत नकारात्मकता जाती है उसकी, समझ रहे हो ना, ठीक है। आप अपने ऊपर इसका प्रभाव मत पड़ने दीजिए। अगर माँ बाप का ये लग रहा है कि माँ बाप के ऊपर बोझ है या कुछ भी, आप उनसे कहिए विनम्रता से, आप अपने स्तर पे अपना काम करिए, मुझे अपने स्तर पे करने दीजिए। जिस दिन आपका जो फैसला होगा आप बता देना, बस हो गया, है ना। तो अब और लेकिन मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, कोई मतलब बहुत बड़ा सपनों का महल नहीं लेकर के चलना है। आपकी लड़ाई है, आपका स्ट्रगल है, आपकी सक्सेस होगी, आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना। खास करके लड़कियों को कोई साथ नहीं देता और सब साथ देते हैं, अगर आप अपने साथ हो तो, ठीक। और बाकी अगर ईमानदारी से करें, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे। मुझे इस जर्नी में कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे हतोत्साहित करे, कोई ऐसा मुझे कैंडिडेट नहीं मिला जिसने बोला कि तुम्हारा नहीं होगा।
मुझे खुद भी लगता था कि नहीं होगा यार, इतना अच्छा लिखते हैं लड़के, मैं कहाँ, नहीं मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें थी, पर किसी ने नहीं एक सेकेंड के लिए मुझे ऐसा नहीं बोला कि यार तुम ऐसा लिखती हो तो तुम्हारा नहीं होगा। तो उस पॉजिटिविटी को लेकर के चलिए, बाकी सब अच्छा होगा, सब ऊपर वाले पे, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, उससे ऊपर, उससे नहीं जीत सकते आप, है ना, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं बस। थोड़ा मंदिर वंदिर जाइए, भगवान के सामने हाथ जोड़ा करिए, है ना, और कुछ नहीं, एक इंटरनल वो मिलता है ना, शांति मिलती है कि प्रभु अब देख लेना, जो होगा देखेंगे फिर, ठीक है। चलो वेरी गुड। और कुछ पूछना है बताओ। मैम इंटरव्यू में कैसे क्या आपसे क्वेश्चन किए गए? इंटरव्यू का क्वेश्चन तो मेरे से जैसे मेरे पिताजी का नाम रघुवंश भूषण है, तो शायद उन्होंने वो शब्द पकड़ लिया था, तो उससे उन्होंने पूरा वही रामायण पूछ डाला मुझसे। हाँ, एक कोल महासम्मेलन हुआ था सतना में, तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने वहीं से शुरुआत ही की कि अभी कोलों का कुछ हुआ था सतना में, आपको है जानकारी उसकी? तो मैंने बताया सर कि हाँ महासम्मेलन हुआ था, और बोले क्या हुआ उसमें? तो मैंने बताया कि सबरी का जो स्मारक है वो बनाने की घोषणा की गई है, और एक प्राधिकरण भी बनाने का घोषणा की गई है कोल का। फिर उन्होंने मुझसे अध्यक्ष का नाम पूछा। उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि इंसान कुछ भी बोलता है, मतलब है ना, एक हड़बड़ाहट भी होती है, पहली बार फेस करना। तो मैंने बता दिया कि सर वो नीमच से थी, जबकि कोल इधर पाए ही नहीं जाते, है ना, कोल पाए जाते अपने विंध्य क्षेत्र में, ठीक है। हो सकता है वो नकारात्मक रहा हो, नहीं रहा हो, मुझे नहीं पता। 124 नंबर है मेरे इंटरव्यू में। फिर यही सब रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें कोलों का उल्लेख है, तो मैंने बताया कि रामचरितमानस में है। फिर उन्होंने खुद से एक चौपाई बोली। फिर उन्होंने बोला अच्छा रामपथ वनगमन क्या है, कौन कौन से जिले शामिल किए जा रहे, मतलब कुल मिला के यही रहा। फिर पात्र बताइए, रामायण में जो महिलाएं पात्र थी वो बताइए। रामायण आपने देखी है? मैंने कहा सर देखी है। बोले कहाँ? मैंने कहा टीवी में सर, रामानंद सागर की। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कौन सा प्रसंग है जो तुम्हें प्रभावित करता है और क्या सीख मिलती है? तो मैंने बताया सर कि है तो पूरी वो जो पूरा चरित्र है राम का वो एक आदर्श है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो लक्ष्मण को जो शक्ति बाण लगती है, भगवान राम का जो विलाप है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है वो सब जानता है, उसको पता है कि पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, लेकिन उसने जिस तरीके से अपनी मर्यादा को वहाँ पे स्थापित किया और जिस तरीके से उन्होंने एक सामान्य मानव की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया, तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है। फिर चित्रकूट के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने पूछा आपके आदर्श कौन है, आप किसे ज़्यादा, मतलब वो तो एक लिमिटेड लाइफ रही है मेरी, ज़्यादा सोशल नहीं रही है, मैं अपने घर से सीखती हूँ। मैंने बताया सर मेरे जो भाई हैं वही मेरे लिए, मतलब मैं उन्हीं को देख के आगे बढ़ी हूँ, तो अब आप आदर्श बोले या कुछ भी। फिर पूछा उन्होंने कि भाई क्या करते हैं आपके, फिर बताया मैंने। कुल मिला के ये रहा। फिर एक सर थे, उन्होंने विंध्य क्षेत्र के बारे में पूछा कि सीमेंट का क्यों वहाँ पे संकेंद्रण ज़्यादा है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का। मैहर के बारे में पूछा, मतलब ओवरऑल फिर थोड़ा रीजनल हो गया। फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि आपको डीसी बना देते हैं हम, और आप शिक्षा नहीं, उन्होंने पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो मैंने कहा सर महिला शिक्षा और सुरक्षा। तो उन्होंने बोला अच्छा चलिए डीसी बना दिया आपको, क्या करेंगी आप? मैंने वही जो एज यूजुअल सब लोग बोलते हैं कि बताएंगे कि सरकार जो कार्यक्रम ला रही है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बेहतर तरीके से। उन्होंने बोला आप क्या करेंगी? मैंने कहा सर सरकार के जो कार्यक्रम है इम्प्लीमेंट करेंगे उनको। बोले आप क्या करेंगी? मैंने कहा कि सर जो भी मुझे दायित्व दिए जाएंगे वो मैं करूँगी। चौथी बार बोला आप अपना व्यक्तिगत बताइए आप क्या करेंगी? मैंने कहा सर मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये करने का प्रयास करूँगी, जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे अगर ऐसे कोई समस्या है कि संस्थान नहीं है या एजुकेशन क्वालिटी वो है, तो कोशिश करूँगी कि स्थानीय स्तर पर वहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से मैं कुछ ऐसे इनोवेटिव और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सहयोग से कुछ संस्था खोलने का प्रयास करूँ, जहाँ पर स्थानीय जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है उनको मैं रोजगार दे, मतलब उनको एक आय का साधन भी हो जाएगा और वो उनका ज्ञान संवर्धन भी होगा, दूसरे नए बच्चे भी तैयार हो गए। बोले चलिए ठीक है। तीसरे आए तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए गरीबी बहुत है विंध्य क्षेत्र में, क्यों?
बताया सर कृषि पर डिपेंडेंसी है ज़्यादा, और जब मानसून नहीं आता तो वो हो जाती है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा क्या है गरीबी। मैंने कहा सर गरीबी यही है कि जब हम अपनी मूलभूत चीज़ें प्राप्त ना कर पाएँ। बोले अच्छा किसी को गरीब क्यों बोलोगे। मैंने कहा सर जब उसके खरीद से बाहर ही चीज़ें तो वो गरीब है। मैं जितना हंस रही हूँ इतना नहीं हंस रही थी, है ना, वहाँ पे तो वहाँ पे जो शब्द निकलते वो भी नहीं निकलते हैं प्रॉपर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा महंगाई क्या है। मैंने कहा सर जब मुद्रा का मूल्य घटे, देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किताबी ज्ञान बस मत लेकर के जाना, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान लेकर के जाना कि महंगाई क्या है। महंगाई यही है जो हमारे खरीद में ना हो, वो हमारे लिए महंगी है। जो हमारे क्रय शक्ति के बाहर है वही ना महंगी है, महंगाई है मेरे लिए। अब अगर मैं ये बोलूँ कि सर मुद्रा के मूल्य का गिरना और वस्तुओं के मूल्य का बढ़ना है ना, तो उनको ये पता कि ये तो ठीक है, ये मेंस में लिखना, हमारे सामने बताओ कि क्या है महंगाई, क्या फेस कर रहे हो। बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी मज़ा बहुत आ रहा था बात करके। जब बाहर निकली तो मैं मतलब मेरे पहले जो गई थी एक मैडम गई थी रुचि पांडे, तो वो बहुत मतलब उनका जो बाहर आके जो रिएक्शन था वो बहुत वो हो गई थी, मतलब वो हतोत्साहित हो गई थी। पता नहीं, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पूछ लिया इनसे ऐसा, जबकि वो पटवारी थी, है ना, सतना की ही थी वो। तो फिर मैं थोड़ा सा देख के तो थोड़ा सा वो हुई, फिर मैंने कहा अब होगा जो होगा देखेंगे, अब क्या यहाँ पे। पर मैं हंसते हुए गई और हंसते हुए मैं बाहर आई। मतलब भले उन्होंने मुझसे नहीं बनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत अच्छा बोल सकती थी, नहीं बोली, लेकिन मेरे चेहरे से स्माइल नहीं गई। जो प्यून था इवन जब वो दरवाज़ा बंद करता तो उससे मैंने और काकू बोले ठीक है। तो मतलब एक ये होता है कि अंदर का जो होता है ना, तो ऐसे ही घुलते मिलते रहो तो अच्छा लगता है। बस हो गया, फिर आ गए, परिणाम आ गया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और बीना को शुभकामनाएं आगे भविष्य की सभी चीज़ों के लिए, बड़ा पद मिले, ज़िंदगी अब सेटल हो जाए फटाफट। और बीना ने बहुत अच्छा तुम लोग का मार्गदर्शन किया। बीना हम लोग के बहुत, मेरे और विजेंद्र सर के बहुत ही नज़दीक रही। शायद हम जब दोनों बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि कुछ बच्चे हैं जिनको अब सेलेक्ट हो जाना चाहिए, और विजेंद्र सर अभी पता नहीं कहाँ चले गए अचानक। और नहीं तो ये हो गई एक हमारी मनु हैं जो क्लास में है, मतलब मनु का ये 8वां मेंस है। कल्पना करो आप 8 मेंस देने के बाद अगर नौकरी ना मिल रही हो। और इसी तरह एक नम्रता हैं, ये सब पुराने बच्चे हैं हमारी कोचिंग के और बहुत मेहनत किया इन्होंने। और ये तुम सब के लिए होमवर्क है। तुम लोग क्या सोचते हो, जनरली बच्चा क्या सोचता है, आया और रिजल्ट मिल जाए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे 140 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ हमारी योग्यता में कमी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे पद कम है। और जब पद कम है तो कुछ ही तो निकलेंगे और कुछ बाहर हो जाएंगे। कभी देखा प्रीलिम्स में एक एक नंबर पे 500-500 बच्चे टिके पड़े हैं, तो कितना कंपटीशन। वेट करो, अपने भाग्य पर भरोसा करो। और एक चीज़ और सोचना, अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज की ओर ईश्वर ने भेजा है, इस फील्ड की तैयारी की ओर, तो उसने कुछ न कुछ तो सोचा है। पक्की बात है, हर चीज़ के पहले एक कारण होता है। आए हो तो सेलेक्ट हो के जाओगे, तुम बस गिव अप मत कर दो। तो ये एक मोटिवेशन है तुम्हारे लिए, एक मार्गदर्शन है, एक आदर्श है तुम्हारे लिए कि कैसे मेहनत करने, कैसे इनको कभी हमने तैयार होते नहीं देखा है 3-4 साल से। और यहाँ से जाती थी, सर ना देखे निकल जाए। तो एक दिन विजेंद्र सर ने इनको पकड़ा, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं आते सर, कुछ मिले तो आऊँ मिलने आप लोग से। कैसे आए, शर्मिंदगी होती थी, है ना। तो जबकि टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट को इस बेस पे नहीं एसेस करता है कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ। हम जानते हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, बस हमें अच्छे से पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। नहीं कर रहे हो हमको ये भी पता है। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हम उनसे आशा भी नहीं करते, ये बिल्कुल सही बात है। हम बिल्कुल आशा नहीं करते, हमको पता है कि नहीं कर रहा, नहीं सुधरेगा। लेकिन जो करता है उसके लिए हम दुआएं भी करते हैं। क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं, और दोनों हम करते हैं। और शायद बहुत खुशी है मुझे कि इस बार ये, पिछली बार जिनेंद्री का हुआ था, जिनेंद्री इस बार और बड़े पद में चली गई, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो तुम लोगों को भी शुभकामनाएं और बीना को भी शुभकामनाएं। चल, थैंक यू।